वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में उत्तरकालीन मुगल को देखा और किस तरह से शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज़ों ने धावा बोला और वहाँ से शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहने लगा। तो वो किस तरह से हुआ आज उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। और किस तरह से, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, बंगाल 1757 का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये क्यों होता है और कैसे होता है। हम लोग ब्रिटिश का अभ्युदय पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रिटिश का भारत में किस तरह से उदय हुआ। तो यहाँ पे जब हम लोग 1757 का युद्ध देखेंगे और बक्सर का युद्ध देखेंगे तो इन्हीं दोनों युद्धों के बाद भारत में पूर्ण रूप से जो होता है ब्रिटिशों का एकदम राज चलने लगता है। अब एक चीज़ आपको समझना है कि अभी इससे पहले मान लीजिए ये आपका मान लीजिए हाँ ये भारत है और यहाँ पर ये है बंगाल। उस समय बंगाल में आपको पता है कि पूरा बांग्लादेश आता था, है ना। तो इस तरह से बंगाल ये हो गया और यहाँ पे था दिल्ली। मुगल जो साम्राज्य था वो दिल्ली से शासन कर रहा था, लेकिन ये जो बंगाल था ये इसके अधीन था। यहाँ पर भी शासक रखे गए थे, है ना। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे कि आज हम सिर्फ बंगाल की बात करेंगे, लेकिन बंगाल में जो विद्रोह होते हैं और जो यहाँ पर युद्ध होते हैं किस तरह से इस दिल्ली पर असर डालता है ये देखेंगे। और दिल्ली पर कैसे जो मुगलों का शासन होता है, अंत होता है, वो कैसे होता है वो आज हम समझ जाएंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान कौन था? मुर्शिद कुली खान 1717 से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल का जो होता है सूबेदार रहता है। सन 1700 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब ने ही क्या किया था, मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया था। क्या बनाया था? दीवान। मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया था सन 1700 ईस्वी में। उसके बाद फर्रुखसियर सन 1717 में शासन करता है, तो वहाँ पर फर्रुखसियर ने क्या बनाया, बंगाल का सूबेदार किसको बनाया? मुर्शिद कुली खां को। अब मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया। मुर्शिदाबाद एक जगह था जहाँ पर उसने अपने नाम के हिसाब से अपने नाम से मुर्शिदाबाद रखा और उसे मकसूदाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप। तो राजधानी क्या किया उसने, ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किया। उसके बाद अब इसके शासनकाल में एक इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई। इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो ठेके पर दे दिया जाता था, कि कुछ लोगों को ठेका दे दिया जाता था कि आप क्या करेंगे, आप इस क्षेत्र से टैक्स वसूल करेंगे, मतलब कर वसूल करेंगे। तो ठेके पर क्या करना, टैक्स को वसूली करना, कर को वसूली करना, वही कहलाता था इजारेदारी व्यवस्था। तो यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है इजारेदारी व्यवस्था किसके शासन में लागू हुआ? तो मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था, मुर्शिद कुली खां के समय में। उसके बाद एक है तकावी ऋण। तकावी ऋण का क्या मतलब होता है? ये गरीब किसानों के लिए, गरीबों के लिए तकावी ऋण बनाया गया था। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं तो आप उससे पहले क्या करिए, धन ले लीजिए। ये एक तरह से ऐसे समझेंगे कि लोन ले लीजिए, है ना, फिर उसको आप बाद में चुकता करिए। तो पहले ही ऋण देना तकावी ऋण कहलाता है और ये व्यवस्था मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था। यहाँ से मुर्शिद कुली खां के बारे में एक बार अच्छे से जान लीजिए कि इसने, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कि इसने क्या किया था, हिंदू और मुसलमानों को समान अवसर, जो रोजगार देने का था उसमें समान अवसर दिया था। ना तो कोई हिंदुत्ववादी किया था ना मुसलमान, मतलब कोई भी जात विशेष पर नहीं रखा था, सबको समान अवसर के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बाद बनता है सन 1727 ईस्वी तक वो शासन करता है। 1727 में सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन कौन है? सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। कौन था? मुर्शिद कुली खां का दामाद। ठीक है, उसके बाद इसके ही समय में, सुजाउद्दीन के समय में ही 1733 ईस्वी में बिहार जो है इसके अधीन हो गया। मतलब अभी तक क्या था, बंगाल था, यहाँ पर ये मान लीजिए उड़ीसा है सपोज दैट, और यहाँ पर बिहार। तो अभी बंगाल था जो कि बांग्लादेश सहित था, अब इसके अंडर में क्या आ गया, बिहार भी आ गया, है ना, इसके अंडर में बिहार भी आ गया। उसके बाद इसने, सुजाउद्दीन ने ही, अभी हम आगे पढ़ेंगे अलवर्दी खां के विषय में, तो ये सुजाउद्दीन जो है इसने ही अलवर्दी खां को नाइब सूबेदार नियुक्त किया। ये नाइब सूबेदार क्या होता है? नाइब सूबेदार का मतलब होता है कि सेना में धर्म विशेष पर शिक्षण प्रदान करना,
है ना, धर्म विशेष पर शिक्षण प्रदान करना, ये अलीवर्दी खां को नियुक्त किया गया नायब सूबेदार के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये शासन करता है सन 1727 से लेके 1739 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, आगे आता है सरफराज खान। सरफराज खान कौन था? ये सरफराज खान उसी शुजाउद्दीन का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। कौन बना? सरफराज खान। किसका उत्तराधिकारी था? शुजाउद्दीन का। ये 1739 में बनता है, 1740 एक साल तक रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक साल तक रहता क्यों है? वो जो नायब सूबेदार अभी बनाया गया अलवर्दी खां, उसने ही इसके समय में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया और सरफराज खां की हत्या करवा डाली, मतलब कि हत्या कर दिया गया। तो सरफराज खां की सन 1740 में मृत्यु हो जाती है और अलवर्दी खां ने विद्रोह किया था, तो इसे ही क्या किया जाता है? वहाँ का सम्राट घोषित किया जाता है, वहाँ का सूबेदार घोषित किया जाता है। तो अलवर्दी खां आता है फिर उसके बाद बंगाल में शासन करने। उसका अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये तो शुजाउद्दीन का पुत्र था, कौन? सरफराज खां। अब इसका उत्तराधिकारी बनता है अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब लगभग 16 साल तक ये शासन करता है। अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अलवर्दी खां क्या करता है? 16 साल तक शासन करता है, 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। उसके बाद ये जब विद्रोह करता है, सरफराज खां को मार डालता है, तो ये क्या करता है? ये सोचता है कि मेरा पद स्थायी है या नहीं है अभी। तो इसे क्या करता है? 2 करोड़ रुपए घूस के रूप में मुगल सम्राट को भिजवाता है और मुगल सम्राट एक्सेप्ट भी कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो ये उस समय क्या बनता है? 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बन जाता है वहां का उत्तराधिकारी। अब ये देखिए, ये सोचता है कि मेरा पद अभी स्थायी है या नहीं है। इसने क्या किया? नजराना भेजा, बहुत बड़ा नजराना भेजा मुगल सम्राट को। तो इस तरह से जब वहां पे मुगल सम्राट को नजराना भी एक्सेप्ट हो गया, तो ये समझ गया कि मेरा पद स्थायी था। तो बहुत बड़ा नजराना भेजा गया अलवर्दी खां के द्वारा। लेकिन एक बात था कि ये कभी भी अपने 16 वर्षों के शासनकाल में कभी भी कोई मुगल दरबार में नजराना नहीं भेजा ना, मतलब ये कि ये सिर्फ नाम मात्र का मुगल के अधीन था, मुगल सम्राट के अधीन था। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि मुगल काल में बंगाल के शासन में अलवर्दी खां का जो अंग्रेजों से संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन कितना भी अच्छा संबंध हो, लेकिन इसने कभी भी अंग्रेजों को गोदामों की दुर्गीकृत करने का अधिकार नहीं दिया, है ना। क्या नहीं करने दिया? गोदामों को दुर्गीकृत, ये दुर्गीकृत होगा, दुर्गीकृत कभी नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? पहली बात ये समझिए कि दुर्गीकृत होता क्या? दुर्गीकृत मतलब जो जहाँ पर उनके खाद्य सामग्री रखे जाते थे, उसके अलावा जहाँ सैनिक रहते थे, मतलब कुल मिला के जहाँ पर उनका गोदाम होता, तो बंदूकें वगैरह रखी जाती थी, जहाँ पर गोदाम होता था उनका, तो वो अगर दुर्गीकृत कर दिया जाता, मान लीजिए सपोज दैट ये गोदाम है, दुर्गीकृत कर दिया था, तो ये जो एरिया है जो दुर्गीकृत करता, अंग्रेज दुर्गीकृत करते हैं, मतलब इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एक तरह से, तो वो उनका एरिया हो जाता। लेकिन अलीवर्दी खां का अंग्रेजों से अच्छे संबंध होने के बाद भी वो दुर्गीकृत नहीं करने दिया गोदामों को। ठीक है, अंग्रेजों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों से की है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, बहुत सारे परीक्षाओं में, तो आप इसको याद रखेंगे कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की है? अलीवर्दी खां ने। क्या कहा भाई? इसने कहा कि अंग्रेजों को यदि छेड़ा गया तो वो काट काट कर खा डालेंगी, लेकिन यदि उन्हें नहीं छेड़ा गया तो वो शहद देंगी। ये अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी से तुलना किया था अंग्रेजों की। अब देखिए, अलीवर्दी खां यहां तक तो सही था। अलीवर्दी खां के विषय में जानते हैं कि अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। कौन कौन? एक ढाका में ब्याही गई थी, एक पूर्णिया में ब्याही गई थी और एक पटना में। सबसे बड़ी ढाका की थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। उसके बाद जो पूर्णिया की थी उनके बेटे का नाम था शौकत जंग, और सबसे छोटी पुत्री थी पटना में जिनके बेटे का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां जब 1756 में इसकी मृत्यु होती है तो ये अपना उत्तराधिकारी किसको चुनता है? सिराजुद्दौला को चुनता है। अब 2 चीज़ें यहाँ पर थी, यदि वो सिराजुद्दौला को चुन लिया गया तो उसके 2 दुश्मन तो फिक्स हो गए। एक कौन सा दुश्मन? एक ये शौकत जंग, क्योंकि इसको
वो उत्तराधिकार का पद नहीं मिला। एक ये घसीटी बेगम जो ढाका में थी, मतलब ढाका वाले भी इसके विरुद्ध हो गए, पूर्णिया के भी इसके विरुद्ध हो गए, है ना, विरुद्ध तो हुए ही, विरोधी हो गए। इसके अलावा इन दोनों को, घसीटी बेगम को और शौकत जंग को, दोनों को अंग्रेजों ने शरण दी थी। मतलब ये किसके संरक्षण में रह रहे थे? अंग्रेजों के संरक्षण में। तो सबसे बड़े इसके दुश्मन कौन हो गए? सिराजुद्दौला के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज हो गए, है ना, क्योंकि इसके दो बड़े दुश्मन को, सिराजुद्दौला के बड़े दुश्मन को, एक शौकत जंग को, एक घसीटी बेगम को दुश्मन को संरक्षण दिया था अंग्रेजों ने। सबसे बड़ा अंग्रेज उसके विरोधी हो गया, दुश्मन हो गया सिराजुद्दौला का। तो ऐसे कंडीशन में यहां से एक बात याद रखिएगा, इसी समय से सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरोध या विपक्ष होने लगा था। आगे चलकर सिराजुद्दौला की एक युद्ध होता है शौकत जंग से, और शौकत जंग को मार डालता है सिराजुद्दौला। तो इस तरह से शौकत जंग का अंत हो जाता है। ठीक है, तो अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक शासन करता है। उसके बाद 1756 में सिराजुद्दौला आता है शासन करने। कौन उत्तराधिकार बनता है? सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे होता क्या है, लगभग यूरोप में क्या होता है उस समय? यूरोप में होता है कि 17 वर्षीय जो युद्ध छिड़ जाता है, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप से ही तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, ये सभी लोग आए थे, है ना, सभी लोग आए थे। तो क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने लगते हैं। युद्ध छिड़ता है यूरोप में, और भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज रहते हैं, ये क्या करने लगते हैं, अपने संस्था को, अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने लगते हैं। तो सिराजुद्दौला करता क्या है, कहता भाई ये सब मत करो, आप दुर्गीकृत नहीं करना है, ये एकदम खिलाफ है, मनाही है, आपको दुर्गीकृत नहीं करना है। तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, चलिए ठीक है आप कह रहे हैं तो मान जाते हैं, फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। अंग्रेज जब नहीं मानते हैं तो सिराजुद्दौला का पहले से ही विरोधी रहा, और सिराजुद्दौला का पहले से ही दुश्मन रहा अंग्रेज। तो क्या करता है, 4 जून 1756 ईस्वी को, 1756 में ही बना था, तो 4 जून को क्या करता है, कासिम बाजार पर आक्रमण करता है। कासिम बाजार पर आक्रमण करके उसको हथिया लेता है। कासिम बाजार पर उसने अधिकार कर लिया 4 जून 1756 को। उसके बाद कुछ समय बीतता है, तो 4-5 दिन के घेरे के बाद वो 20 जून 1756 को क्या करता है, फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेता है। फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेता है, और वहां पर उस समय फोर्ट विलियम पर जो अंग्रेज रहते थे, वहां का गवर्नर डेक हुआ करता था, और सेनापति वहां का मीन चिन था, और जो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे वो भी थे। वो सभी लोग भाग कर कहां पहुंच जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर। कहां पहुंच जाते हैं? फुल्टा द्वीप है ये, फुल्टा द्वीप पर पहुंच जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर पहुंच गए। उसके बाद इसी बीच में घटती है ब्लैक होल की घटना। क्या घटती है? ब्लैक होल की घटना। ये रही ब्लैक होल की घटना। ठीक, ये ब्लैक होल की घटना क्या है? अब देखिए, उसे 20 जून को जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया सिराजुद्दौला द्वारा, तो उस समय हालवेल जो था वहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था। हालवेल क्या करता है, कहता है कि 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में 146 अंग्रेजों को उसने बंद कर दिया। और वहाँ से जो बच निकले थे वो सिर्फ 23 अंग्रेज निकले थे, 23 व्यक्ति निकले थे, जिनमें से वो हालवेल भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात झूठी भी लगती है, क्योंकि 146 व्यक्तियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी एक कोठरी में 146 लोगों को बंद करना असंभव सा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी लगता है कि हालवेल जो था वो अंग्रेजों से प्रसिद्धि पाने के लिए और इधर सिराजुद्दौला के खिलाफ होने के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी रचा था। लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे। आगे ये बात कि फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का अधिकार कर लिया गया है, यह बात पहुंच गई मद्रास, जहां पर क्लाइव और वाटसन थे। वो एक सेना लेके बंगाल पहुंचते हैं। जब वो बंगाल पहुंचते हैं तो 2 जनवरी 1757 को मनिक चंद को वो घूस देते हैं। मनिक चंद को घूस देने के बाद वो कोलकाता को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो इतना याद रखना है कि कलकत्ता को वापस ले लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में सिराजुद्दौला भी क्या करे, तो सिराजुद्दौला क्या करता है, संधि कर लेता है अंग्रेजों से, है ना।
अंग्रेजों से संधि कर लेता है और उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को क्लाइव और सिराजुद्दौला की अलीनगर की संधि होती है। अब ये अलीनगर क्या नाम है भाई? ये अलीनगर सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया कलकत्ता का नाम था, है ना। इसे आप कलकत्ता की संधि भी कह सकते हैं, लेकिन ये अलीनगर की संधि के नाम से ही प्रसिद्ध है। अलीनगर कलकत्ता को सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया नाम है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे संधि कर लिया गया। अब 13 मार्च 1757 ईस्वी को होता क्या है, क्लाइव और वाटसन जो होते हैं वो फ्रांसीसियों के, जो चंद्रनगर जहाँ फ्रांसीसी रहते थे वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया, उस छीन लिया, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये सिराजुद्दौला कहता है कि ये तो हमारे संधि का उल्लंघन हुआ। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, जब वो उल्लंघन हुआ तो अंग्रेज पहले से ही इसके खिलाफ थे कि ये ऐसा ऐसा है, तो क्या करते हैं, षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अब षड्यंत्र रचेंगे तो कैसे क्या होगा? पहली बात तो षड्यंत्र का प्रारंभ कैसे होता है, आप ऐसे समझिए कि सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारी थे वो खुद ही सिराजुद्दौला के विरोधी थे, है ना। वो क्या थे? सिराजुद्दौला के विरोधी थे। उनमें से कौन था सबसे बड़ा जहर था उस समय सिराजुद्दौला के लिए? सेनापति उसका मीर जाफर। जब उसका सेनापति ही उसका विरोधी था तब तो कोई भी युद्ध होगा तो हारना निश्चित हो जाएगा यदि धोखा देगा तो। ऐसे सिचुएशन में जो इसके प्रमुख अधिकारी थे सेनापति मीर जाफर और अन्य अधिकारियों में यार लतीफ़ था, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर उस समय जगत सेठ के नाम से था, वो भी था, ये सब उसके विरोधी थे और इसका फायदा अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे से उठाया। होता क्या है, उस समय एक धनी व्यापारी होता था अमीन चंद्र। ये अमीन चंद्र जो है इसी के माध्यम से क्लाइव ने क्या किया, इन अधिकारियों से, जो सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी थे जो इसके विरोधी थे, उनसे मिलता है। और मिलता है तो क्या होता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, एक योजना बनाई जाती है। उस योजना में कहा जाता है कि जो मीर जाफर है सिराजुद्दौला का सेनापति, उसको नवाब बनाया जाएगा, ठीक है, और कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार दिया जाएगा और 24 परगना भी दिए जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यह योजना बन जाती है, इसको पास भी कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये जो अमीन चंद्र है ये थोड़ा सा लालच में आ जाता है, कहता है मुझे 30 लाख रुपया भी चाहिए और जो शाही खजाना है उसमें से उसका आधा खजाना चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन को देखकर क्लाइव क्या करता है, कहता है कि ठीक है आपको मिल जाएगा, लेकिन क्लाइव क्या करवाता है, बाद में अमीन चंद्र की हत्या करवा देता है। तो अमीन चंद्र की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन अब ये जो षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र से ही होता है प्लासी का युद्ध। अब अपने सोचिए, जब तक किसी पे कोई दोषारोपण होगा नहीं तब तक युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो ये जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला पर एक दोषारोपण किया। क्या किया कि ये फ्रांसीसियों से क्या कर रहा है, मित्रता बढ़ा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में जब मित्रता बढ़ा रहा है तो वो एक सेना लेकर प्लासी पहुंच जाता है। कौन? क्लाइव अंग्रेजों की एक सेना लेकर प्लासी पहुंच जाता है और उधर से सिराजुद्दौला भी अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंचता है, प्लासी। कब पहुंचता है? वो दिन होता है 23 जून 1757 का और होता है प्लासी का युद्ध। लेकिन आपको पहले से ही पता है कि यह युद्ध जो है वो षड्यंत्र से बना हुआ है, यह युद्ध हारना निश्चित है सिराजुद्दौला का। होता क्या है, मीर जाफर ने धोखा दिया और अंग्रेज जीत गए। सिराजुद्दौला भाग कर मुर्शिदाबाद पहुंचता है और वहां पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। अंग्रेज जीत गए। प्लासी का युद्ध 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। अब जब मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है 1757 से 1760 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। इसे इतिहास में क्या कहा गया है, क्लाइव का गधा, क्लाइव का गधा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा गया है, ठीक है। ये उस समय क्या करना चाहता था कि बिहार और उड़ीसा भी बंगाल के अधीन हो गए थे, तो ये बिहार और उड़ीसा के शासक को हटाना चाहता था। बिहार और उड़ीसा के शासक को क्या करना चाहता था, हटाना चाहता था। ये बातें दो पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता क्या है कि 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है ना।
कहाँ चला जाता है? वापस। अब यहाँ पे थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अस्थाई गवर्नर, अस्थाई गवर्नर, कोई ना कोई गवर्नर तो चाहिए, तो अस्थाई गवर्नर वहीं हालवेल को बनाया जाता है, हालवेल को बनाया जाता है। फिर कुछ समय बाद स्थायी गवर्नर किसको बनाया जाता है? वेंसीटार्ट को, वेंसीटार्ट को। अब ये दोनों लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? सोचते हैं कि मीर जाफर को हटा दिया जाए, और यहाँ पे ये जो बिहार और उड़ीसा के शासक को हटाना चाहता था ये नहीं हटा सका। उस समय अंग्रेजों के हस्तक्षेप हुए इसमें कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मीर जाफर मान भी जाता है, तो नहीं हटा सका उसमें। लेकिन जब 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है तो अस्थायी गवर्नर के रूप में हालवेल को चुना जाता है। कुछ समय बाद, ये हालवेल इसको हटाना चाहता था, कुछ समय बाद जब वेंसीटार्ट आया तो क्या किया कि कहा मीर जाफर को कि आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए, हट जाइए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया गया? अब आरोप क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया कि आप डचों का क्या कर रहे हैं? डचों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी विवाद में उसको फंसाकर उसको पद से हटा दिया गया और 15,000 वेतन देके, वेतन का मतलब क्या? पेंशन दिया जाता है, और वो कलकत्ता में रहने लगता है। ठीक है, कलकत्ता में रहने लगता है। अब आप देखिए 1757 से 1760, अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद 1760 ईस्वी में वो किसको चुनते हैं? मीर कासिम को। मीर कासिम को जब चुना जाता है तो वो अपनी सबसे पहली बात ये करता है कि जो मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी से वहां से चेंज करके मुंगेर लाता है। देखिए, इसको चुना कौन, किसके द्वारा किया गया है? मीर कासिम, अंग्रेजों के द्वारा ही। लेकिन अब ये अंग्रेजों को ही खटकेगा। ये एक ऐसा नवाब था जो योग्य भी था और अच्छा पढ़ा लिखा था, विद्वान भी था। तो ये सबसे पहला काम यही करता है कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करता है। इसका रीजन साफ साफ यही था कि वहाँ का जो मुर्शिदाबाद का माहौल हो चुका था वो षड्यंत्रात्मक हो गया था, तो षड्यंत्र से भरा हुआ था। और मुंगेर स्थापित करने का मतलब ये भी था कि अंग्रेजों के पहुँच से भी थोड़ा सा दूर रहेगा। तो वैसे में वो राजधानी मुंगेर स्थापित करता है। तो आप देख सकते हैं 1760 ईस्वी तक, सन 1760 ईस्वी तक क्या रहता है? मुर्शिदाबाद ही बंगाल का राजधानी रहता है। ठीक है, इसने एक काम किया कि इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप देख लीजिए। अबवाब कर लगाया, किस पर? पेशेवरों पर। अबवाब कर किसने लगाया? मीर कासिम ने लगाया। किस पर लगाया? पेशेवरों पर। पेशेवरों का मतलब जो लोहार हैं, जो किसान हैं, जो क्या करते हैं? बढ़ई का काम करते हैं, जो पेशेवर होते हैं, उनके ऊपर अबवाब कर लगाया। उसके अलावा इसने क्या किया? मुंगेर में तोप और तोड़दार बंदूकों की भी व्यवस्था की। अब ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि इतना, इसके अलावा बहुत सारे उसने काम किए, तो अंग्रेजों का ईर्ष्या करना बनता था। अंग्रेज उससे ईर्ष्या करने लगे, जलन होने लगी। ठीक, ये तो अंग्रेज का जलन बढ़ा ही रहा था। उधर अंग्रेज जो होता था, जो अंग्रेज जो था वो जलन करने लगे थे। लेकिन एक घटना घटती है इसी बीच। क्या घटना घटती है कि पटना में एक व्यापारिक कोठी होती है अंग्रेजों की, वहाँ पर शासन कर रहा था, मान लीजिए वहाँ का एक हेड था एलिस। वो पटना का व्यापारिक कोठी था और उसने क्या किया कि पटना पर ही आक्रमण कर दिया, और पटना पर आक्रमण भी किया, जीत भी गया और पटना को अपने अधिकार में रख लिया। लेकिन मीर कासिम ने देर नहीं किया, मीर कासिम ने देर नहीं किया, उसने तुरंत धावा बोला और एलिस को हरा के सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया, कब्जा कर लिया पटना पर। ठीक है, तो मतलब पटना को अपने अधिकार में फिर से ले लिया और उसके बाद बहुत सारे अंग्रेजों को उसने बंदी बना लिया। अब यहाँ पर जब अंग्रेजों को बंदी बनाया गया तो जाहिर सी बात है अंग्रेज को और जलन तो ईर्ष्या पहले से ही कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब होगा अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध। लेकिन इससे पहले जब ऐसी बात आती है तो मीर कासिम अंग्रेजों को चेतावनी देता है कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, लेकिन युद्ध बंद नहीं होता है और वो आगे बढ़ता है। तो उस समय क्या करता है मीर कासिम, जितने भी उसके बंदी होते हैं, जो अंग्रेजों को बंदी बनाया, सबकी हत्या करवा देता है और हत्या करवाने के बाद जाता है अवध। अवध में उस समय सुजाउद्दौला था और सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला लिखा गया है,
ठीक है, शुजाउद्दौला, और उसी समय वहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी स्थित थे। अब आप एक चीज़ समझिए कि हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, जब उत्तरकालीन मुगल पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर बताया था हमने आपको कि किस तरह से उत्तरकालीन मुगल में शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेजों ने धावा क्यों बोला। बस यही रीजन है कि ये जो मीर कासिम है अवध जाता है शुजाउद्दौला से मिलने, और शुजाउद्दौला मिल जाता है, और उसी समय मुगल सम्राट भी रहता है शाह आलम द्वितीय, और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अब प्लान बनाते हैं। और होता क्या है कि बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में, है ना। लेकिन जब ये युद्ध होता है, अब ऐसे समझिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि युद्ध मीर कासिम 1763 तक ही रहता है। सन 1763 के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, फिर बना देते हैं किसको, मीर जाफर को, क्योंकि वो कलकत्ता में रहने लगा था। तो ये सोचते हैं कि मीर कासिम से अच्छा कौन है, इससे अच्छा तो मीर जाफर ही है। तो मीर जाफर को फिर से दोबारा नवाब बनाया जाता है। तो सन 1764 ईस्वी में होता क्या है, 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना और विक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के बीच क्या हुआ, बक्सर का युद्ध होता है। और ऐसे सिचुएशन में मीर जब हारने लगती है ये शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की टीम सेना, तो वो क्या होता है, मीर कासिम भाग जाता है। सन 1700 लगभग 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद ये जो शुजाउद्दौला रहता है और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। इस तरह से अवध भी, देखिए इधर तो मीर कासिम गया, बंगाल आ गया हाथों में, किसके हाथों में आया, ये आ गया अंग्रेजों के हाथों में। उधर अवध आ गया हाथों में शुजाउद्दौला के लिए, और उधर तो दिल्ली भी आ गया अंग्रेजों के हाथों में। इन तीनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों के अधिकार हो गए। इसके बाद कुछ समय बाद इलाहाबाद की संधि होती है। अब मेन बात यह है कि यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप क्लास में कापी पेन लेके बैठा करिए, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप नोट कर लिया करिए। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास का नोट्स पा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।